हेलो सौरभ, कैसे हैं आप? बस बढ़िया प्रणय, तुम बताओ। सौरभ, हम लोगों ने कई बार बात की है कि कैसे भारत का जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है उसकी अर्थव्यवस्था की एकदम कमजोर कड़ी है। और इस बार हम लोगों ने कई बार इस पर चर्चा की है, अर्थशास्त्र के दृष्टिकोण से, पॉलिसी के दृष्टिकोण से। लेकिन कभी किसी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी चलाने वाले से बात नहीं हुई कि क्या खामियां होती है, क्या सेटअप होता है, एनवायरनमेंट होता है। तो इस खामी को हटा देते हैं आज के एपिसोड में, क्या कहते हैं आप? बहुत बहुत बढ़िया ख्याल है प्रणय, और मेरे लिए तो बहुत ही रुचि का विषय है, क्योंकि अभी मैं इसमें हम एक नए बच्चे की तरह घुसे हैं इस क्षेत्र में। हाँ, आप सॉफ्टवेयर से घुस गए हैं मैन्युफैक्चरिंग में, तो बिल्कुल। सर्विसेज से मैन्युफैक्चरिंग, तो आप आपके लिए भी काफी इंटरेस्टिंग एपिसोड रहेगा। तो इसी विषय पर बात करने के लिए हमारे पास परफेक्ट गेस्ट हैं। हमारे साथ है हेमा हटंगडी। हेमा मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ थी कंजर्व सिस्टम्स की, जो कि एक एनर्जी मीटरिंग, एनर्जी सर्विसेज और एनर्जी ऑडिट्स की कंपनी थी। कंजर्व को स्नाइडर इलेक्ट्रिक ने अक्वायर किया था 2009 में। और उनकी हालिया एक किताब है लिफ्ट ऑफ, जो कि हमने हालिया पढ़ी, और हमें लगा कि हेमा से ही पूछते हैं कि भारत में किसी भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को बनाना, चलाना, बढ़ाना और फिर उसे बेचना, उसका अनुभव कैसा रहा, और उससे शायद हमें मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को सीखने में और मदद मिलेगी। तो हेमा, स्वागत है आपका पुलियाबाजी में। थैंक यू। हैप्पी टू बी हियर। बहुत खुशी हुई है यहाँ आके। तो हेमा, इससे पहले कि हम लोग मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बेहतर समझने की कोशिश करें, वो कहते हैं ना 360 डिग्री व्यू, तो हम लोगों को हाँ। कई स्टेक होल्डर्स को समझना है। लेकिन उससे पहले आपकी और कंजर्व की जर्नी संक्षेप में बताइए ना, आप कैसे जुड़ी कंजर्व से, और कंजर्व की जर्नी 2009 तक कैसी रही? अच्छा, तो हम ज़्यादातर आई थिंक इंग्लिश में बात करेंगे, और अगर हिंदी वर्ड्स कुछ याद आ गए तो ज़रूर बोल देंगे। बिल्कुल अ, बिल्कुल। तो एक्चुअली कंजर्व को जिस आदमी ने फाउंड किया, आई मैरिड इनटू हिज फैमिली। सो माय हस्बैंड अशोक इज़ एन इंजीनियर, एंड ही एंड हिज फादर एच वसंत राव, जो कि बहुत बढ़िया इन्वेंटर, इंजीनियर, साइंटिस्ट थे। इन दोनों ने एक कंपनी एनरकॉन के नाम से उन्होंने शुरुआत किया। और इस कंपनी में उन दिनों, मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट लेट 1980s, अर्ली 90s, उन दिनों तो यहाँ का इलेक्ट्रिक सप्लाई का क्वालिटी जो था इंडिया में बहुत बुरा था। आज ज़रा उससे काफ़ी अच्छा है, लेकिन इन दोज डेज क्वालिटी ऑफ पावर वाज बैड और शॉर्टेजेस काफ़ी थी। हम्म। लेकिन कर्नाटका में, जहाँ पे मेरे फादर इन लॉ के सेटल हुए थे आफ्टर हिज करियर विद पीएनटी, यहाँ पे तो एससीबी जिसे कहते हैं, बेस्कॉम आज उनको बुलाते हैं, दे वर एक्चुअली गिविंग इंसेंटिव्स टू पीपल टू कम एंड बाई मोर पावर। वो तो इंडस्ट्रीज को बोल रहे थे कि अगर आप कॉन्ट्रैक्ट डिमांड ज़्यादा लेंगे तो हम आपको सब्सिडीज देंगे। और ये इसलिए कर रहे थे क्योंकि इन्होंने टी&डी, मतलब ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन में काफ़ी इन्वेस्टमेंट किया था, और वो चाहते थे कि बैंगलोर और सराउंडिंग एरियाज में काफ़ी इंडस्ट्रियल प्रगति हो जाए। तो हाँ। इन दिनों में मेरे फादर इन लॉ, जो ससुर जो थे, अनफॉर्चुनेटली ही पास्ट अवे जस्ट 2 years ago, उनको एक विजन आया कि अगर हमारी सरकार इतने सब्सिडीज दे के इंडस्ट्रीज को इनवाइट कर रही है, तो आगे जाके क्या होगा। जब हम्म। ऑलरेडी पावर का सिचुएशन इतना खराब है, इट्स गोइंग टू गेट मच वर्स, तो लोग क्या करेंगे। इस देश में एनर्जी कंजर्वेशन का भार और बोझ कौन उठाएगा। सो ही स्टार्टेड थिंकिंग अलोंग दीज लाइन्स, एंड आई मस्ट से इट वाज सो विजनरी ऑफ हिम। ही सेड कि हम लोग एक कंपनी सेटअप करके डिजिटल एनर्जी मीटर्स, जो कि बहुत एक्यूरेट और उनका रेजोल्यूशन भी बहुत बढ़िया होगा, ऐसी चीज बनाएंगे जिससे लोग जो इस्तेमाल करेंगे उसको देख के ही पता चलेगा उन्हें कि उनके इंडस्ट्रीज में एनर्जी कितना वेस्ट हो रहा है, कितना कंज्यूम हो रहा है, और इससे उनको पता चलेगा कितना हम सेव कर पाएंगे। तो जब हम जाके लोगों से बोलते थे कि हम यही करना चाह रहे हैं, तो हंसते थे लोग कि भाई, एनर्जी कंजर्वेशन तो सेमिनार और एग्जीबिशन का टॉपिक है, आप इसमें प्रोडक्ट बनाएंगी। हाँ। तो ये सब झेलना पड़ा हमें। बट इट टर्न्ड आउट, लुकिंग बैक, अभी स्नाइडर को जब हमने बेच के अभी हम बैठे हैं,
तब लगता है कि एच वसंत राव ने इस देश के लिए काफी सर्विस किया है, because nobody was thinking of it at the time. So coming back to my story, I married into this family, और पहले तो मैं MBA करके आई थी IIM कैलकाटा में, शादी के बाद मुझे भेजा गया, क्योंकि यहाँ पे एक छोटी सी कहानी है जो मैं बताऊंगी आपको। शादी होने के बाद ही 3 महीनों में मेरे हस्बैंड अशोक USA गए आगे की पढ़ाई करने, मास्टर्स, उन्हें यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास एट ऑस्टिन में उनको एडमिशन मिला। तो मुझे बताया गया कि भाई तुम्हारी शादी हो गई है तो तुम भी जाओगे, तुम भी अप्लाई करो। तो मैंने भी अप्लाई किया, वहाँ MBA में मुझे एडमिशन मिला। और जब मैं वीसा के लिए बाद में गई, अशोक पहले निकल गए थे, वीसा के लिए जब गई तो कॉन्सुलेट ने बोला कि तुमको कैसे भेजेंगे, तुम जाओगे फिर वहीं पे बैठ के बच्चे पैदा करोगे, फिर कोई वापस नहीं आएगा, और या तुम्हें वापस लाने के लिए है क्या, कुछ बिजनेस तो अभी है नहीं आपके फैमिली में। सो आई डिडंट गो। So what happened was my in-laws encouraged me to do my MBA. MBA होने के बाद जब अशोक जी वापस आए, तब मैं एडवर्टाइजिंग एजेंसी में 2-3 साल काम कर रही थी। फिर जब बिजनेस बढ़ने लगा, फैमिली बिजनेस, जो उस टाइम वोल्टेज स्टेबलर्स बना रहा था और फिर डिजिटल एनर्जी मीटर्स शुरू मैन्युफैक्चर करने लगे, तब मैंने भी बिजनेस ज्वाइन करके उनका ज़रा मैंने हेल्प किया। तो पहले तो ऑड जॉब्स जिसे कहते हैं ना, पेरोल रखना, SP रोड जाके इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स खरीदना, मैं तो बीकॉम हूँ, तो ये सब मुझे सीखना पड़ा। रेजिस्टर्स के कलर कोडिंग क्या होते हैं, कैपेसिटर क्या होते हैं, एंड अशोक वाज सो वंडरफुल, ही यूज्ड टू टेल मी, यू थिंक ऑफ अ कैपेसिटर लाइक अ फ्लश टैंक, ही यूज्ड टू टीच मी अ लॉट ऑफ स्टफ लाइक दैट। सो ऐसे बेसिक से हम सीख के एक दिन क्या हुआ कि, एंड दिस वाज द टर्निंग पॉइंट, हमारे फादर इन लॉ ने डिसाइड किया था कि उनको मैन्युफैक्चरिंग और डिजाइन पर ही फोकस करना है, उनको मार्केटिंग सेल्स इससे कुछ मतलब ही नहीं था। तो उन्होंने उनके नेफ्यूज के कंपनी को सोल सेलिंग एजेंसी दे दी थी। और थोड़े सालों में जब हमारे प्रोडक्ट्स इतने बिक रहे थे और ये लोग कमीशन खा खा के बड़े होते जा रहे थे, आके हमारे ससुर से बोले कि अभी हम आपको एक्वायर करेंगे और आप सब लोग आपके फैमिली में जो सदस्य हैं, सब लोगों को हम काम जॉब्स दे देंगे अपनी कंपनी में। तो ये सुन के तो मुझे बहुत परेशानी हुई। मैंने कहा कि हमारी फैमिली में इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, माय हस्बैंड एंड फादर इन लॉ हैव क्रिएटेड दिस प्रॉपर्टी, और हम भला क्यों ये सब छोड़ के आपकी कंपनी में एम्प्लॉइज बन जाइए, तो बिल्कुल उल्टा हो गया। तो अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ, मेरे फैमिली में सिर्फ मैं ये बक कर रही थी और किसी और को नहीं लग रहा था कि दिस इज नॉट द करेक्ट प्रपोजल टू गेट। सो मैंने इतना इनको रेजिस्ट किया कि वो लोग एकदम परेशान हो गए। ये नेफ्यूज की कंपनी हमें छोड़ के कॉन्ट्रैक्ट ओवरनाइट टर्मिनेट करके हमारे कंपटीशन बन गए वो। और इसी टाइम पे जैसे इंग्लिश में बोलते हैं ना, व्हेन वन डोर क्लोजेस अनदर डोर ओपन्स, तो हमारे लिए दरवाजा जल्दी खुला, थैंक गॉड। इसी टाइम इसी समय में टी थॉमस, जो हिंदुस्तान यूनिलीवर के उस टाइम चेयरमैन थे, वो रिटायर होके, इनफैक्ट यूनिलीवर के बोर्ड पे थे, वो लंदन से आके वापस इंडिया में फर्स्ट प्राइवेट वेंचर कैपिटल फंड उन्होंने खोला, उसका नाम इंडस वेंचर था। और उन्होंने हमारे कंपनी के बारे में सुन के, हमारा असेसमेंट करके, वसंतराव और अशोक से मिलके हमारे कंपनी में इन्वेस्टमेंट उन्होंने किया। और 3 साल में अशोक को MD बनाया गया। अशोक तो बिल्कुल बेचैन रहते थे कि मुझे भाई सिर्फ डिजाइन करना है, मुझे ये लेबर लॉ, ये सब कस्टम्स ड्यूटी बिल्कुल नहीं करना, मुझे डिजाइन करना है। तो 1 साल के बाद, और उस साल में आई जस्ट हैड माय फर्स्ट चाइल्ड, तो मैं घर में थी और अशोक रोज बेचैनी से घर आके बहुत परेशान होते थे और बोलते थे कि भाई आज ये हुआ, तो मैं कहती थी लेकिन तुमने ऐसा क्यों नहीं किया। तो 1 साल ये बातें सुन कर एक दिन उन्होंने चेयरमैन से कहा, साहब इन हेमा को आप प्लीज MD बना दो फॉर 2 रीजंस, मुझे ये काम अच्छा नहीं लगता, आई एम नो गुड एट इट, एंड हेमा विल बी वेरी गुड एट इट। तो संक्षिप्त में यही हुआ कि जिस साल में आई बिकेम अ न्यू मदर, उसी साल में मुझे CEO बनने का मौका मिला। और इस कंपनी में नुकसान था, लॉसेस थे, एक्यूमुलेटेड लॉसेस जिसे नेटवर्थ जो कहते हैं, दैट वाज वाइप्ड आउट। 1 करोड़ का सेल्स था, प्रोडक्ट्स थे, आइडियाज थे, लेकिन ब्रांड नेटवर्क कुछ नहीं था, सेलिंग नेटवर्क नहीं था।
तो इस परिस्थिति में हम सीईओ बन गए थे। एंड देन लेटर ऑन अशोक के साथ हमने कंपनी काफ़ी बढ़ा दी और एक्सपोर्ट्स शुरू किया, काफ़ी कुछ कल्चर बहुत अच्छा बनाया, एक पारिवारिक, राइट? पारिवारिक, हाँ, पारिवारिक, लाइक अ हम्म, फैमिली। हम्म, एंड तो बहुत प्रोडक्ट्स ऐड किए, और जैसे सौरभ जी कह रहे थे कि वो तो सर्विसेज से प्रोडक्ट्स में आ घुसे ना, हमने उल्टा किया। मैन्युफैक्चरिंग कर रहे थे, लेकिन हमारा प्रोडक्ट जो था एनर्जी मीटर, वो एकदम कमोडिटी बनने लगा था। सब लोग बना रहे थे, जैसे आज ईवी ऑटो सब लोग बना रहे हैं ना, यहाँ से सब असेंबली लाके ऑटो आप बना सकते हो, वैसे एवरीबडी वाज मेकिंग द मीटर। और हमारा प्रीमियम छोड़िए, डिस्काउंट, इतना डीप डिस्काउंट होने लगा that I said कि हमको कुछ करना ही पड़ेगा, because the company is great, the area is great. So I added services. I moved from products to services with the same selling team. हम थोड़ी इतनी बड़ी कंपनी थी कि प्रोडक्ट्स के लिए एक सेल्स टीम रखो, सर्विस के लिए अलग से टीम रखो। हमने हमारे प्रोडक्ट इंजीनियर्स को सिखाया कि आप लोग कैसे कस्टमर से जाके एनर्जी कंजर्वेशन के बारे में बात करोगे। और ओवरनाइट ऑलमोस्ट ये लोग इतना सुधर गए कि नए स्किल सीख पाए कि हमारा पोजीशनिंग मार्केट में चेंज हो गया। एंड Schneider came to hear of us because of our energy services. Of course, they knew about our meters, but that's the reason they made a proposal to us to acquire us. So I think that's the story in short, Pranay. तो हेमा जी, एक चीज इसमें बताइए मेरे को, बहुत दिलचस्प एकदम कहानी, और एकदम जिसको कहते हैं ना अपने अर्ली स्टेज, इंडिया का फर्स्ट वेंचर फंड वगैरह, ये तो एकदम बहुत ही बढ़िया लोगों के लिए। और जिन हमारे काफी दर्शक यंग है, तो मैं उनको बताऊं, वो पुराने मीटर जो है, उनको लगता होगा सारे मीटर डिजिटल ही होते हैं, लेकिन उस जमाने में वो मीटर होते थे जिसमें एक चक्का ना ऐसे गोल गोल घूमता था, हाँ, या तो करके। नीडल हाँ, होता था। नीडल होता था। तो हाँ, काले उससे कलर का डिजिटल में मीटर, जाना, हाँ, उससे डिजिटल में जाना बहुत बड़ी बात थी। और खासकर टेम्परिंग खूब होती थी उन मीटर्स में, जो पुराने मैकेनिकल टाइप के, इलेक्ट्रोमैकेनिकल टाइप के मीटर्स होते थे। तो उनसे डिजिटल में जाना जो है, काफी एक बड़ा हिंदुस्तान में चेंज हुआ। बिल्कुल। तो हमें एक चीज जो खासकर आपके बिजनेस में एक डिफरेंट भी है, कि एक फैमिली ओन्ड बिजनेस जो कि वेंचर फंडेड बिजनेस बना, जो कि आजकल तो वीसी फंड्स बड़े घबराते हैं कभी कभी फैमिली ओन्ड बिजनेसेस में और फैमिली रन बिजनेसेस में। खासकर उनको लगता है हस्बैंड वाइफ एक ही बिजनेस में है तो गड़बड़ हो सकती है, पर आपने ना कि उसको बहुत सक्सेसफुली चलाया भी, जबकि आपने एक्विजिशन तक भी लेके गए। तो कैसा आपका ये अनुभव रहा, और आपको क्या लगता है, जो एक थोड़ा क्लीशे है कि फैमिली ओन्ड और वेंचर फंड एक साथ नहीं चल सकते, इसमें क्या आपको लगता है दम है? हाँ, वेरी नाइस क्वेश्चन सौरभ। इनफैक्ट मेरे बुक में लिफ्ट ऑफ में मैंने एक चैप्टर सिर्फ वेंचर कैपिटल फंड और वेंचर फंडेड बोर्ड के साथ हाउ डू यू वर्क टुगेदर, आप अलाइनमेंट कैसे पाते हो, हाउ डू यू फर्स्ट सर्च फॉर अलाइनमेंट। या अगर पहले से वो इंटरेस्ट ही नहीं है ना, इफ यू हैव योर ओन एजेंडा, where do you look for alignment? But in our case, the first thing that happened was we were a family with extremely high integrity. So this is the first thing. तो जब मिस्टर थॉमस ने हमको ढूंढ के निकाला, तब उन्होंने ये क्या देखा कि हमारे कंपनी जो प्रोमोटर ओन्ड एंड ड्रिवन थी, 6 महीने तक हमने किसी ने, वी वर 4 members in the family working in the company, my husband, I, my brother-in-law and my father-in-law, 1 रुपए का सैलरी हम लेके नहीं गए थे घर। क्यों? बिकॉज मार्केटिंग एजेंसी ने तो हमको हाथ दे दिया था, और बैंक में हमने लोन्स लिए थे मैन्युफैक्चरिंग के लिए, फैक्ट्री बढ़ाने के लिए। बहुत बड़ी फैक्ट्री बनाई थी हमने येलहंका में, और एम्प्लॉइज थे हमारे 100 या आई थिंक 120 और व्हाटएवर। तो उनके सैलरीज और बैंक का लोन और इंटरेस्ट रीपेमेंट, ये हमने प्रमुख रखा, और खुद की सैलरीज तो हमने बिल्कुल 6 महीने नहीं लिया। तो व्हेन मिस्टर थॉमस सॉ अस, ही सेड आई लाइक योर वैल्यूज एंड आई लाइक योर प्रोडक्ट। तो जब ऐसा अलाइनमेंट आता है, I think it becomes much easier to work along with then there is no conflict of interest. Then you're on the same side of the table. But आपने जो क्वेश्चन पूछा, मैं काफी बोर्ड्स पे बैठी हूँ, सोशल एंटरप्राइजेस में एक्सेट्रा, वहां पे मैंने देखा है कि जब शुरुआत होती है रिलेशनशिप की, इट्स लाइक अ हनीमून, एवरीबडी इज बर्स्टिंग आउट द बबली, सब लोग खुश हैं
कि यू नो आगे का वैल्यूएशन इतना हो सकता है, हम इतना पैसा डालेंगे और आप लोग बहुत अच्छा इम्पैक्टफुल काम कर रहे हो। लेकिन आगे बढ़ते बढ़ते आगे जाते जाते क्या होता है, देयर इज अ डाइवर्जेंस बिकॉज आई फील इन द कोर दैट अलाइनमेंट वाज नेवर देयर। The investor is looking for say cluster wise profitability, unit economics, ये सब शब्द बाद में आ जाते हैं, whereas the entrepreneur is still seeking to create impact at some level, you know. So the moment the divergence starts, then it can crack up the business. That didn't happen with us. It also takes दो हाथ से ताली बजती है, ये भूलना नहीं चाहिए। तो जैसे मिस्टर थॉमस ने हमको, जब हमें पैसा चाहिए था पैसा दिया, मार्केटिंग कॉन्टैक्ट चाहिए थे, एडवाइस चाहिए थे, वॉट एवर वी नीडेड ही वुड गिव अस, बट वी वुड टेक इट, यू नो। जब कोई एडवाइस अच्छे दिल से दे रहा है, सी ही हैड बिकम मेजॉरिटी इन्वेस्टर बिकॉज फंड में क्या हुआ, हमारे फर्स्ट 3 इयर्स में काफी लॉसेस हो रहे थे, तो उनको फंड करना पड़ा वो कैश लॉसेस। तो फैमिली का ओनरशिप 100 से 25 तक आ पहुंचा। So that was a major shock, right? But the VC fund was saying, भाई हमें ये, I didn't want this situation. हमको कहाँ majority चाहिए boss? कंपनी तो आपकी है। So when I was made the MD, I said the main thing we have to realize is who is the new biggest stakeholder whom we should honor. We no longer can run this company like a feudal enterprise. You know, माई बाप का culture नहीं है. You can't do that anymore. We have bigger, what do you call it, hitodhar or stakeholders जिसे कहते हैं. So I think that made the difference, that I sent a message out to all the employees that we are working for the customer. We have a new investor. It's no longer the family. We have to completely realign our thinking and we are all on the same page. And if you're not, then it's better to go out now than later. So I think it was a journey of alignment. It started with alignment and it stayed with alignment. In fact, Saurav, I'll just end this here. जब Schneider का proposal आया and they were offering a good deal, my problem was कि Mr. Thomas को कैसे convince करें कि उनका share वो बेचें. तो क्यों? Because when I asked him, Mr. Thomas ऐसा है, हो रहा है, मुझे भी अभी work life balance चाहिए, I want to exit. You know what he said? He said, I don't want the money. What will I do with more money? He said, to me, working with you and Ashok is the joy of this business. I think, nice. Yeah, we've brought it to that point. very nice. तो ये तो बहुत अच्छी, I mean, आपका इन्वेस्टर और बेसिकली, और सबसे अच्छा मुझे सुन के लगा, जो मैं खुद भी देखता हूँ किसी भी कंपनी में, स्टार्टअप में, आपका भी स्टार्टअप ही था, कि जैसे जैसे समय बदलता है आपको और कंपनी दोनों को एकदम ट्रांसफॉर्म होना पड़ता है। कुछ लोग अक्सर मेरे को ऐसा बोलते हैं ना कि कंपनी छोटी से बड़ी, मैंने कहा यार छोटा से बड़ा नहीं होते हैं, ये प्यूपा से बटरफ्लाई और बाद में पता चलेगा खरगोश और फिर हाथी बन गया। तो कंपनी जो है वो कोई छोटे से बड़ी नहीं होती है, वो एकदम अलग अलग, वो बिल्कुल ही बदल जाती है, और वो ऐसा लगता है कि उसका पुनर्जन्म एक तरह से होता रहता है। लगता है वो एक ही कंपनी है, लेकिन सब कुछ जब तक अगर नहीं बदल रहा है तो फिर आप गए काम से। बिल्कुल, आपने वो करके दिखाया, ये दिख रहा है। हाँ, तो हमको रीइन्वेंट योरसेल्फ। बिल्कुल So, वैसे वेंचर फंड का नाम भी इंडस वेंचर था, और हम लोगों का ये रनिंग कॉन्सेप्ट रहता है कि हर एपिसोड में कहीं ना कहीं से इंडस शब्द आ जाता है, सिंधु घाटी, तो इस बार भी आ गया। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। मैंने सोचा था हम लोग डिस्कस करेंगे कंपनी के को अलग अलग दृष्टिकोण से देखने की। तो पहले तो शुरुआत हमें करनी थी उद्देश्य से ही, क्योंकि जैसे हम लोगों ने मिल्टन फ्रीडमैन वगैरह का जो फेमस पेपर है कि किसी भी कंपनी का मुख्य जो स्टेक होल्डर है वो फाइनली होना चाहिए, उद्देश्य जो है वो होना चाहिए प्रॉफिट। और ये और अब काफी टाइम बाद लोग अलग तरीके से देखते हैं उसे। लोग कहते हैं कि इट्स नॉट शेयर होल्डर, इट्स ऑल्सो स्टेक होल्डर्स वगैरह वगैरह। तो मैं आपसे ही जानना चाहता था कि आपने तो बिजनेस चलाया है और बिजनेस को क्लोजली देखा है, तो आपके हिसाब से किसी भी बिजनेस का मुख्य उद्देश्य, एक कोई उद्देश्य अगर चुनना हो तो वो क्या होना चाहिए? ओके, तो मैं जमशेद जी टाटा, जो टाटा ग्रुप के फाउंडर हैं, उनके स्टेटमेंट से मैं काफ़ी प्रभावित हुई थी। ही सेड इन अ फ्री एंटरप्राइज
The community is not just another stakeholder in business, but it is in fact the very purpose of its existence. तो इसका आई थिंक एवरीबडी गेट्स इट राइट. एक अगर मुक्त उद्यम हो तो समुदाय न केवल व्यवसाय में एक और हितधारक है, बल्कि वास्तव में इसके अस्तित्व का उद्देश्य है, द वेरी रीजन फॉर इट्स एग्जिस्टेंस. एंड आई लव दैट स्टेटमेंट बिकॉज मैं कंजर्व में जब सीईओ बनी तब ये मैंने देखा नहीं था, लेकिन बहुत साल बाद जब मैं किसी टाटा ग्रुप कंपनी के बोर्ड पे थी, तब उनके बोर्डरूम में ये इतना सुंदर एक फ्रेम उनका फोटो था, जमशेदजी टाटा, एंड दिस स्टेटमेंट इज देयर इन एवरी कंपनी बोर्डरूम ऑफ द टाटा ग्रुप. तो जब मैंने इसको पढ़ा मुझे लगा अरे बिना किसी ने हमें बताए, विदाउट एनीबडी टेलिंग अस, दिस इज एग्जैक्टली व्हाट कंजर्व वाज डूइंग इन द वे वी रैन आवर बिजनेस. एंड आई थिंक मुझे एक फ्रेमवर्क मिला कि इतने साल हम कंजर्व में क्या कर रहे थे, जो जमशेदजी टाटा ने कहा था वो हम करते आए थे, लेकिन हमें पता नहीं था कि इतने सुंदर शब्दों में इसको हम एक्सप्रेस कर सके. तो हमारा अनुभव तो बिल्कुल यही था. और आई थिंक इट्स लाइक दिस, जब कोई भी कंपनी अपने कर्मचारी, एम्प्लॉइज, प्रदायक, ग्राहक, सरकार को भी उसका भला मन में रख के बिजनेस चलाएंगे ना, तो इसी में बिजनेस का लॉन्ग टर्म में भला होता है. And I discovered that जब आपका फोकस लॉन्ग टर्म हो ना, even if you want an exit at some point, when you keep the long term in the mind, automatically ये सब चीजें जैसे एक जिक्सॉ पजल में पूरे पीसेस साथ आके मिल के एक फ्रेम में बैठती हैं, वैसे ही the moment your focus is long term, all these good things can become possible. When you think of the short term, जब आप आज के लिए और कल के लिए बिजनेस चला रहे हो, खुद के लिए चला रहे हो, तब इट कैन बिकम अ वेरी टॉक्सिक कल्चर. एंड वी हैव सीन इट इनफ in many promoter driven or even very large companies in India, where the focus is very different from what I'm talking about. So I think for me it was just a question of doing well in the long term. And to answer your question, the uddeshya was all about stakeholder value and creating a community of well-being. बिल्कुल प्रणय. और मेरे को भी हमेशा लगता है, देखो बिजनेस में काफी लोग जो मेरे को लगता है एकेडमिशियन स्पेशली ज्यादा होते हैं ना, वो बड़ा होते हैं भाई प्रॉफिट मोटिव है, ये है. देखो प्रॉफिट मोटिव नहीं हो सकता, लेकिन प्रॉफिट जरूरी है, उसके बिना बिजनेस चलेगा कैसे, है ना. प्रॉफिट एक मीन्स है आपके ऑब्जेक्टिव्स अचीव करने का. प्रॉफिट इज नॉट द एंड ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स. वो ठीक है, अगर आप जो शेयर होल्डर रिटर्न है, जो पैसा डाल रहा है, उसके लिए अलग है, पर आप जब बिजनेस चलाते हैं ना, तो आप ऐसा सोच नहीं सकते. हाँ, so that's आजकल I think people are more articulate about these words, right? So जैसे कि profit है, वो उद्देश्य है, that's an objective. But what is the purpose? ये आपका मकसद क्या है? Why do you want this company to exist? And the answer is not profits. To exist and to survive and grow, you need to make money, as Saurabh said, but that can't be the sole reason for its existence. बिल्कुल बिल्कुल. वाह, ये अच्छा डिस्टिंक्शन था आई थिंक, क्योंकि जनरली आजकल वही एक डिस्टिंक्शन होता है ना, लोग या तो कंपनीज को बुरा ही समझते हैं, क्योंकि लोग रहे कि कंपनी हमेशा प्रॉफिट के पीछे है, और प्रॉफिट तो भारत में एक बुरा शब्द है, लेकिन प्रॉफिट की वजह से काफी बेहतरी हो सकती है, काफी और कुछ ऑब्जेक्टिव्स अचीव हो सकते हैं. तो ठीक है, आई जस्ट वांट टू से इस कॉन्टेक्स्ट में मैं एक चीज बोलना चाहूंगी. You said companies are either good or bad, right? So हमारे एक फ्रेंड है जो बोलते हैं कि हमारे हिंदू माइथोलॉजी में you either have dramatic heroes or you have villains, which you also see in our Bollywood movies and in our pop culture. So I think it comes from that this whole thing about a company can do no bad until it does is sort of proven over and over again, that people have implicit faith even when they see the writing on the wall कि भाई यहाँ पे दाल में कुछ definitely काला है. They don't want to believe it. They want to think that this company is got a halo. So anyway, just a little bit of an aside, bringing Hindu mythology in. ठीक है. तो ये उद्देश्य से जुड़ा हुआ मेरा एक और सवाल था. आपने जैसे कहा कि आपकी कंपनी ने एक्सपोर्ट्स पर काफी ध्यान केंद्रित किया, तो ये एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के लिए ये एक्सपोर्ट मतलब निर्यात करना किस तरह से बेनिफिशियल होता है? आपका क्या अनुभव रहा है? क्योंकि ज्यादातर अभी हम लोग भी देखते हैं
काफी गवर्नमेंट पॉलिसीज का उद्देश्य होता है इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन, मतलब लोग कहते हैं कि हमें सिर्फ हमारे लोगों को की डिमांड को की पूर्ति करनी है, लेकिन आपकी कंपनी एक्सपोर्ट्स पर ध्यान केंद्रित कर रही थी। तो एक्सपोर्ट्स क्यों महत्वपूर्ण होते हैं किसी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के लिए? तो आपने मुझे पूछा था ना कि ये वीसी फंडिंग और ये थॉमस के साथ रिलेशनशिप कैसे बनाया। सो वन ऑफ द पीसेस ऑफ एडवाइस ही गेव व्हिच आई हैव पुट इन दैट चैप्टर ऑफ माइन इज प्लीज स्टार्ट एक्सपोर्टिंग। एंड व्हाई ही सेड दैट वाज, हमारी कंपनी भारत में ही काफी बढ़ रही थी, पहले बहुत छोटी थी 1 करोड़, फिर 4, 8, 12, 24, 40 ऐसा, यू नो, वी वर सीइंग इनॉर्मस ग्रोथ। इनफैक्ट 5 सालों में सेल्स और मुनाफे का केगर जिसे कहते हैं, कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट 25% हो गया था। एंड इट वाज कंटिन्यूसली प्रॉफिटेबल, कंटिन्यूसली एवरी क्वार्टर डिविडेंड्स दे रहे थे। सो इट वाज अ गुड राइड, राइट? सो हमें लग रहा था कि अरे हम तो इंडिया के सबसे मशहूर मीटर मैन्युफैक्चरर है, हमको तो मार्केट शेयर 35% है, वी आर अ मार्केट लीडर। तो वी वर रियली सिटिंग लाइक वो फ्रॉग इन द पानी, यू नो, जस्ट स्विमिंगली। वन डे बोर्ड मीटिंग में आई थिंक मिस्टर थॉमस को एकदम वेरी क्विकली ही रियलाइज कि हम लोग एक्चुअली कॉम्प्लेसेंट हो रहे थे। तो उन्होंने कहा इस साल से आप लोग एक्सपोर्ट शुरू करो, ठीक है? तो मैं सीईओ के आई थिंक इट वाज हार्डली 4 साल हो गए थे और वी हैड गॉट सो मच ग्रोथ। So I said, but exports क्यों करें? Because you know it's a lot of work, right? And I didn't want to do a lot more work. He said, नहीं आप करो, क्योंकि आपको पता चलेगा। अभी आप इंडिया में जो बैठे हो, इंडियन कंपटीशन के साथ आपका जो मुकाबला चल रहा है, आप सोचते हो कि यू आर द किंग ऑफ ऑल मेन, राइट? बाहर जाके देखो कि ग्लोबली कंपटीशन क्या कर रहा है। और अगर जब तक आप लोग ग्लोबली कंपेटिटिव नहीं बन सकते हो, तो उसका सीख और दैट लेसन्स फ्रॉम competing globally you will never learn, you will lose that opportunity। तो मैंने कहा so what? तो उन्होंने कहा कि अगर तुम एक्सपोर्ट नहीं करोगी तो वही ग्लोबल कंपटीशन वहां पे स्ट्रांग होके इंडिया में आके कम दाम पे, इंडिया इज अ वेरी प्राइस सेंसिटिव मार्केट, तो once these people make money somewhere they will come into India, and if they start entering your home market you will in no way be prepared for that situation। So that was one of the reasons, although we were growing in India, हमने एक्सपोर्ट करना शुरू किया। तो हम आपको बताते एक अनुभव क्या हुआ, बिकॉज यू आस्क्ड मी व्हाट इज द लेसन आई लर्नड। तो पहला ऑर्डर हमें मिला सिंगापुर एक पैनल बिल्डर से, हमने मीटर्स उन्हें भेज दिए। तो मिस्टर थॉमस ने बोला कि यू नो पहले बार मीटर्स पहुंचे, जाके देखो कैसे कंडीशन में आए हैं, कस्टमर का क्या यू नो फीडबैक है। तो मैं एकदम यू नो वेरी कॉकिली आई वेंट देयर। तो वो पैनल बिल्डर इतना लंबा चेहरा लेके बैठा था। तो मैंने कहा भाई क्या हुआ? इतने सारे हमने सर्टिफिकेशंस, यूरोपियन, सिंगापुरियन, ऑस्ट्रेलियन, सब सर्टिफिकेशन किए थे मीटर के। तो वो बोलता है वो सब ठीक है, लेकिन आपने वो जो कार्डबोर्ड बॉक्स में जो मीटर डाला है आपने, वो वाइट का है, वाइट रंग का, और उसके ऊपर आपने जो पैकेजिंग टेप डाला है वो ब्राउन है। तो आई वाज एकदम यू नो हैरान। आई सेड सॉरी, इज दैट अ प्रॉब्लम? He said, big problem. Why? He says, customer no like. I said, what do you mean? I said, जब customer के पास आप इसको भेजते हो, तो वो डिलीवरी बॉय अनलोड करके पहले क्या करता है? वो टेप फाड़ के बॉक्स खोल के फेंक देता है। तो उससे क्या यू नो कलर से क्या लेना देना? ही सेड नो, यू डोंट गेट इनटू ऑल ऑफ दैट। if you use white box, I want white tape। So when I came back, I realized that हम लोग इंडिया में बैठ के सोचते हैं कि मीटर अच्छा बनाया, सर्टिफिकेशन अच्छा है, बाकी का भाड़ भी जाए। But however perfect you are in India, you have to be more than perfect overseas। We learned a lot of lessons from that, and तो हंसना जल्दी हमने बंद कर दिया, because I realized that you know we had really become complacent, we had much to learn। तो दूसरी बात ये है कि निर्यात से हमारे जो एम्प्लॉइज थे, कर्मचारियों को भी अलग अलग कल्चर या माहौल जिसे कहते हैं एनवायरमेंट्स, उसका अनुभव मिलता था। हमने साउथ ईस्ट एशिया में सिंगापुर, थाईलैंड, इंडोनेशिया, काफी जगह अपने ऑफिसेज नहीं, बट ब्रांच ऑफिस जैसा डीलर के ऑफिस में एक डेस्क स्पेस वैसा लेके इंजीनियर्स को वहां स्टेशन किया हमने। दुबई में, मिडिल ईस्ट में, फिर अमेरिका में हम जीई को बेच रहे थे। तो हमारे यंगेस्ट एम्प्लॉइज 26-27 ईयर ओल्ड को हम वहां पे पोस्ट करते थे, और उनको अलग अलग ये एनवायरमेंट्स देख के
अलग अलग, नॉट जस्ट लैंग्वेज, इट इज द वे यू डू बिजनेस आउटसाइड ऑफ इंडिया, ये सब सीख के आई थिंक उनका पर्सनल और प्रोफेशनल डेवलपमेंट एकदम हो गया. इवन टुडे ये लोग तो श्नाइडर में बहुत बड़े जगह में पहुंच गए, बिकॉज दे स्टार्टेड विद ऑल दिस overseas connections at the age of 26 and all that, so they're doing very well. और तीसरा ये है कि आई थिंक जब आप बिजनेस चलाते हो तो एक चीज आपको ऑल द टाइम थिंक करना है कि हम अपना बिजनेस मॉडल डी रिस्क कैसे करें, राइट? तो करेंसी, अलग अलग करेंसी, अलग रीजन में अगर आपका कोई स्टेक हो तो ये दिस इज अ बिग फायदा, बिकॉज geopolitical risk जैसे कहते हैं ना, that can arise anywhere, it can affect, look at you what the Ukraine war is doing today. So I think when we started, though although हमारी company छोटी थी, I think even at that time we were hardly 60-70 crores, but we were selling in 25 countries, not through offices, हाँ, but through distribution network. So अलग करेंसी में तो और एक क्या चीज होती है कि वो आर्बिट्राज, वो फॉरेन एक्सचेंज का ये जो होता है ना, our rupee is great, but thankfully for exporters, when you compare it मजबूत करेंसी से जब आप कंपेयर करते हो, इंडियन रुपी कमजोर है तो वो नेचुरली मुनाफे पर असर डालता है, एंड यू गेट इवन मोर प्रॉफिटेबल with the currency arbitrage. So we found so many advantages in exporting, and Schneider was actually very happy with the fact that हम लोगों ने एक्सपोर्ट करके अपने प्रोडक्ट का रिलायबिलिटी का ये प्रूफ उनको बिल्कुल दे दिया था. इनफैक्ट जी हमारे प्रोडक्ट्स लेके प्राइवेट लेबल करके अमेरिका में बेचते थे. वेरी नाइस, वेरी नाइस. ये तो आपने बहुत बढ़िया चीज बोली. बेसिकली हमेशा देखा है ना, कंपटीशन से ही इंप्रूवमेंट होता है. आप पे दबाव नहीं हो तो आप क्या करेंगे? तो ग्लोबल जाने का सबसे बड़ा फायदा ये है कि फिर मतलब ये नहीं है ना कि अपनी गली में क्रिकेट खेल के होशियार बन रहे हैं ना, मतलब आपको वर्ल्ड लेवल पे खेलना पड़ेगा क्रिकेट, तो फिर उस लेवल की बॉलिंग करनी पड़ेगी, बैटिंग भी करनी पड़ेगी. तो आपने करके दिखाया, ये तो जबरदस्त. तो ये तो इसमें एक और चीज बताइए, खासकर क्योंकि आपकी एकदम आईपी ड्रिवन, आपने सर्विसेज भी किया लेकिन कोर आपका था प्रोडक्ट्स बनाना, वही आप ज्यादा एक्सपोर्ट भी कर रहे थे. तो एक प्रोडक्ट में एक हमेशा एक साइड टेंशन रहता है, क्योंकि इंजीनियरिंग टीम बोलेगी कि मेरे को इस तरह से काम करना है, सेल्स टीम कुछ बोलेगी. तो एक जो एक बिजनेस और प्रोडक्ट टीम का एक हमेशा प्रोडक्ट कंपनीज में टेंशन तो रहता है कि अभी हम रिलीज नहीं करेंगे, अभी लैब में टेस्ट हो रहा है. सर सेल्स टीम बोलेगी नहीं नहीं जल्दी रिलीज करो, मेरे को अभी चाहिए कस्टमर को, मुझे कल चाहिए था. हाँ बिल्कुल, एब्सोल्युटली. तो और आपके यहाँ तो मतलब अशोक ही जो है वो डिजाइन के हेड थे. तो ये कैसे सुलझती थी ये बात कि कैसे प्रेशर सेल्स और बिजनेस का और डिजाइन और आईपी और इंजीनियरिंग का आपने कैसे बैलेंस किया? तो जैसे आपने कहा, मैं वाइफ होके सीईओ थी और अशोक मेरे पति होके आर&डी के हेड थे, राइट? सो रिपोर्टिंग रिलेशनशिप में it was very clear to the company that he would report to me, and he was very comfortable with that. Otherwise he wouldn't have made me the MD, right? बिल्कुल. तो इस रिलेशनशिप में वैसे टेंशन इस सोर्स से आ सकता था, बट नहीं आया बिकॉज ऑफ द पेक्यूलियर और द गुड इक्वेशन दैट वी हैड. लेकिन इस मामले में जब मैं मार्केट फेसिंग हूँ एंड आई हैव द सेल्स टीम मुझे रिपोर्ट करती है, और अशोक के नीचे एक बहुत बढ़िया हाई टेक हाईली डेडिकेटेड टीम is laboring over the product. तो how do you make them understand that product कल नहीं परसों चाहिए थी मार्केट में, एंड इससे हमारा मार्केट शेयर ऑलरेडी इफेक्ट हो गया. तो अशोक बहुत समझदार थे, बहुत हम्बल, बहुत विनीत थे. तो as long as I could provide data, engineers are driven by data. तो my sales team would gather orders lost. हमारा orders lost analysis काफी what do you call it, the very rigorous था, robust था. हर हफ्ते हम ट्रैक करते थे. आफ्टरवर्ड्स वी मेड इट ऑनलाइन कि हर एक ऑर्डर जो हमने लूज किया वो क्यों किया, और डिजाइन से या डीलेड प्रोडक्ट के वजह से अगर वो ऑर्डर डिले हुआ है तो वो हम जल्द से जल्द उसको एक डैशबोर्ड बना के अशोक के टीम को दिखाते थे. और एक बार आई वॉक्ड इनटू अ डिजाइन रिव्यू सेशन, अशोक चेयर कर रहे थे, और हमें गुस्सा काफी आया था कि भाई प्रोडक्ट अच्छा है, अच्छा बना रहे हैं, हमको भी आई हैव द सेम इंटरेस्ट एट हार्ट. लेकिन ये जब मैंने ये सेल्स फिगर्स देखे कि ऑर्डर्स लॉस्ट के फिगर्स देखे, तो मैं वो कॉन्फ्रेंस रूम में चली गई और बिना कुछ सोचे मैंने बोल दिया कि इट इज बेटर टू जस्ट शट दिस होल थिंग डाउन. आई सेड समथिंग लाइक दैट, गुस्से में आके.
तो अशोक तो बेचारे एकदम चौंक गए, तो क्या हुआ? तो मैंने उनको नंबर्स दिखाए, मैंने बोला कि काफी महीनों से हमको ये पता है, लेकिन आप अब भी कह रहे हो कि बेल्स और विसल्स और भी इसको बढ़िया करेंगे, क्वालिटी टेस्टिंग करेंगे, तो आप ये करते रहोगे तो नामुमकिन। तो immediately in front of his team, you know what he said? He turned to his team and said, हेमा जी ठीक कह रहे हैं. You know, he used to demonstrate a lot of respect. And he said, Hema ji is right. If we don't stop doing what we're doing, and I have been driving that, it's my fault, we are going to lose out completely and allow a new entrant to come in. So I think ऐसे काफी हमारे incidents हैं, but that was the way we resolved it, because अशोक के समझ में ये definitely था कि finally who is accountable? Me. I have to carry the can. And if I'm saying drop this damn product, you know, you may be emotionally attached to it, but इससे हमें कुछ लेना देना नहीं है, वो एकदम से पहले जरा मुश्किल होती थी, बाद में वो immediately वो ड्रॉप करके we used to put out जैसे चिपसेट्स में ना बग लिस्ट होता है. So I told Ashok, bug list जिसे कहते हैं ना, it comes with a list of bugs. So I said, when we put our product out, let's say that these are the features we have not yet tested, but you are getting all the other 80% of the performance is there. So it's like, you know, we are telling the customer, we are aware of the fact that these 2-3 things are not working. So it was an amazing success. You know why? Because customer तो चाहता था कि कंजर्व का ही प्रोडक्ट यूज करे, क्योंकि हमारा सपोर्ट तो एकदम बेहतरीन था. कोई कस्टमर का कुछ बड़े कंपनी में फॉल्ट हुआ तो अशोक खुद जाके उनके साथ बैठ के वो समस्या का हल करते थे. सो दे वांटेड आवर प्रोडक्ट एंड दे वर वेरी अपसेट व्हेन वी डिलेड इट. सो दैट इज हाउ वी सॉर्ट ऑफ फाउंड अ सॉल्यूशन. वो भी आपने बिल्कुल ठीक बोला. मतलब अक्सर इंजीनियरिंग का वो रहता है ना, एकदम परफेक्ट जो है वो अच्छे का एनिमी बन जाता है. और ये तो वो चाहते हैं, लेकिन एक ये बिजनेस बैलेंस इसीलिए मेरे को लगता है कि बिजनेस पर्सन ही ला सकता है. तो शायद आपकी कंपनी में एक सक्सेस का ये भी है कि पावर बैलेंस थोड़ा बिजनेस के हक में था. अदरवाइज काफी बहुत ब्रिलियंट टेक्निकल लोग जो हैं वो मार्केट की रियलिटी से थोड़ा सा अलग हो जाते हैं कभी कभी. बिल्कुल. और ये ऑर्डर लॉस्ट एनालिसिस आपने जो बोला वो मतलब मैं इस तरीके से देख रहा था कि एक नए फीचर ऐड करने का अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है, अवसर लागत क्या है. अगर वो बता पाए हम लोग डिजाइन टीम को, तो शायद फायदा होता है उससे, ऐसा मुझे एग्जैक्टली दैट वाज वेरी इजी टू डू, बिकॉज अगर आपको डेटा ऑल द टाइम मिलता रहे. और आई टेल यू वन थिंग, जब सेल्स टीम इतना मेहनत करके कस्टमर को कंपटीशन से वापस लाके उनको बोल रही है कि वेट सर, नेक्स्ट वीक तो डेफिनेटली प्रोडक्ट आएगा, उनकी दैट निराशा जो होती है, आई यूज्ड टू ट्राई एंड कन्वे दैट. एंड मैंने तो एक चीज सेल्स टीम को बोला था कि देयर इज नो वॉल बिटवीन सेल्स एंड R&D. यू कैन वॉक इनटू द R&D डिपार्टमेंट एनी टाइम and blast whoever you think needs to be blasted if you feel you have been done out of an opportunity. अगर आपने कोई मौका खो लिया हो तो आपको पता चलेगा कि इस R&D इंजीनियर का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी था. आप जाके उनको you go and tell him directly because it has hurt you, and that was the culture we had. They didn't have to wait कि MD तक जाएगा फिर MD से नीचे आएगा, ऐसे कुछ नहीं था हमारे कंपनी. एकदम स्ट्रेट लाइंस, नो साइलोस. सीधे सेल्स का दर्द सीधे इंजीनियर के दिल में. Hey, it's been another great week on the IVM Podcast Network. On Think Fast, Varun and Suchita do a rundown of the Zilingo drama and discuss Amazon Prime's show slate. On The Wired Talk, Siddharth and Professor Ashutosh Varshni comment on the rise of communal violence in India. On Big Talk About Tiny Humans, Devi Shobha and Meghna share a 5-step action plan to move away from the habit of yelling at your kids. On All Things Policy, the Takshashila folk discuss how NFTs could revolutionize policies. And on Hans Vani, a cook teaches the art of living to neglected children in the story Bacche or Bawarchi. Do follow us on social media. We're IVM Podcast on Twitter, Facebook, Instagram, and LinkedIn. And remember, if you're following this show or any of our other shows for that matter, please do tell a friend. Word of mouth is one of our biggest, most helpful things you could do for us. We'd really appreciate that. And also, don't forget to rate us on any of the platforms you're listening on. And you can also check us out on YouTube. Go check out ivmpodcast.com/YouTube. You get a list of all of our YouTube channels there.
We're also doing a small listener survey to better understand how you respond to our shows and the advertising on the network. We would really appreciate it if you could spare a few minutes to fill it out. It's at ivmpodcast.com/survey. This really helps us build better shows for you. And finally, we'd like to thank our sponsors for this week, SBI Life Insurance, India Water Portal, and Jupiter, a digital banking app. ठीक है, तो इससे ही जुड़ा हुआ एक सवाल था, क्योंकि आपकी प्रोडक्ट्स कंपनी थी पहले, तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी प्रोटेक्शन हमें पता है भारत में काफी कमजोर है। हर एक प्रोडक्ट का जल्द से जल्द एक डुप्लीकेट बन के आ जाता है, और कॉस्ट सेंसिटिव मार्केट है, तो लोग शायद डुप्लीकेट प्रोडक्ट्स भी प्रेफर करते होंगे। तो आपको क्या लगता है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के मामले में मैन्युफैक्चरर पर क्या असर होता है इस कमजोर व्यवस्था की वजह से, और क्या करना चाहिए सरकार को इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के ऊपर? तो पहले आपको मैं जरा कंजर्व के आईपी के बारे में बताती हूँ कि हमारी ताकत जो थी अशोक के R&D में थी। वी से आवर इनोवेशन वाज आवर इंजन, उसके बिना कुछ नहीं था। तो हम हर साल हमारे सेल्स रेवेन्यू आमदनी का 5% R&D पे इन्वेस्ट करते थे, which is quite a lot, for a growing company it was a lot of money. And each year that percentage, like we started with 2, then 3%, and as the base grew bigger, 5% of a bigger base is a lot more money, right? But we wanted to do that. और हमारे चेयरमैन का भी यही कहना था कि आप जितना R&D और मार्केटिंग में इन्वेस्ट करोगे उतना ही वो बॉटम लाइन को इट विल शो अप इन रिजल्ट्स इफ यू मैनेज द रेस्ट ऑफ इट वेल। और अशोक और उनके R&D टीम की मेहनत पर तो कोई आई थिंक मूल्य भी लगा नहीं पाते थे। सो वी वर वेरी फियर्सली प्रोटेक्टिव ऑफ आवर आईपी। हमारे इसमें एक मोटो था कि हमने जो बनाया है उसको तो डेफिनेटली डिफेंड करेंगे डुप्लीकेट से। और मार्केट में बहुत सारे डुप्लीकेट्स आ गए थे। जैसे मैंने बोला, एनर्जी मीटर ऑलमोस्ट एक कमोडिटी हो गई थी, और हमारे बास्केट में काफी सारे प्रोडक्ट्स थे, बट हर एक क्या सम डुप्लीकेट और द अदर वाज मशरूमिंग ओवरनाइट इन द मार्केट। तो इससे डुप्लीकेट से आस्क मी असर क्या हो सकता है? छोटी कंपनी को तो बहुत नुकसान हो सकता है, बिकॉज एक तो मार्केटिंग रीच नहीं होती है सबको बताने के लिए कि भाई ये ब्रांड हमारा नहीं है और किसी का है। दूसरी बात ये है, जब ये एक इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट है जो एक पैनल में जाएगा, जहां दे कैन बी फायर और सम इलेक्ट्रिकल फॉल्ट विच कैन कॉज सम अदर प्रॉब्लम, इससे नुकसान होएगा जान का और माल का, दोनों का हो सकता है ना। So it was very important that people came to know what was a conserve original and who was trying to pass off the product that it was as good as us. So और एक चीज होती है कि किसी भी नकली प्रोडक्ट के नाकामयाबी से असली प्रोडक्ट का भी रेपुटेशन खराब हो सकता है, बिकॉज nobody is bothered to find out the where and the why. They say अरे भाई इसको हमने यूज किया, ये एकदम यूजलेस था और आइंदा imported product खरीदो। I have heard decisions made like that also, right? So तो कभी कभी हमको क्या करना पड़ता था, कंपनीज I mean we had to spend काफी सारा पैसा खर्च करना पड़ता था लोगों को जागरूक करने के लिए कि we had to make them aware that these are the consequences if you use a non-tested product or a cheaper product. In the long run you're going to suffer these damages. So वैसे वो लगता था फिजूल का खर्च था, but we had to do it, right? And एक बार I will tell you one story. हमारे कंपनी में एक R&D एम्प्लॉई था, बहुत सालों से हमारे, he was one of our first hires. तो एक दिन काफी सालों के बाद उसने हमारे काफी सारे डिजाइन्स, उन दिनों ना वो सॉफ्टवेयर, अलार्म सिस्टम्स, आईपी प्रोटेक्शन, ऑनलाइन, ये सब कुछ नहीं था। इट वाज ऑल वेरी सिंपल, फ्लॉपी ड्राइव एंड यू कुड वॉक आउट विद एनीथिंग। तो विदाउट आवर नोइंग इतना हम उस पे हम विश्वास करते थे कि उसने हमारे काफी सारे डिजाइन्स चुरा के धीरे धीरे अपनी कंपनी बना के ये प्रोडक्ट्स बेचने शुरू कर दिए। तो हमको तो बहुत गुस्सा आया कि भाई ये ऑलमोस्ट नमक हरामी है, राइट? ही हैज ईटन आवर we have grown him, etc. And we were extremely angry. More than angry, it was, we have got to teach him a lesson and send a signal to other people. तो हमने सिटी क्राइम ब्रांच में एक केस रजिस्टर किया, एंड अशोक उनके साथ जाके इस बंदे के उसके घर में फैक्ट्री थी, वहां जाके एक रेड डाला जिसमें उन्होंने देखा कि हमारा सोर्स कोड विद आवर नेम
उनके कंप्यूटर्स पे चालू था, वो रन हो रहा था, और उस टाइम आई थिंक इट वाज स्टिल एनरकॉन सिस्टम्स, बाद में कंजर्व। तो क्राइम ब्रांच ने इसको स्ट्रेट अवे हथकड़ियां पहना के वहाँ जो, आई वोंट नेम द प्लेस, बट जहाँ था उस पुलिस स्टेशन में उसको एक रात उन्होंने बंद कर दिया। गेस व्हाट, मिडिल ऑफ द नाइट इसने सबको रिश्वत का प्रॉमिस करके वो तो वहां से निकल गया। और हमने तय किया कि डजंट मैटर व्हाट इट टेक्स, आई हैव टू शो हिम दिस डज नॉट, कॉपिंग डज नॉट पे। बट अनफॉर्चुनेटली इंडिया में क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, जस्टिस को वर्ड यूज करना भी मुझे ये लगता है, क्रिमिनल कोर्ट सिस्टम जो है वो इट डज नॉट वर्क, इट्स डिसफंक्शनल। मैंने आई थिंक ओवर 7 years उसको चेस किया। वो तो सबको रिश्वत देता था, कोर्ट क्लर्क से, आई डोंट नो अबाउट जजेस, बट कोर्ट क्लर्क को रिश्वत देने से बस होता है, क्योंकि वो क्या करता है, हमारा फाइल जो हमारा टर्न आया ना ऊपर, वो उसको नीचे डाल देता है। इट इज द 40th फाइल। एंड इतना टाइमिंग उनका अच्छा रहता कि 5 बजे वो जब जज घड़ी देख रहा है कि अभी 5 बजने को 1 मिनट है, तो हमारा फाइल आ जाता है, तो वो केस एडजर्न हो जाता है। At the time I sold the company to Schneider, हमारे adjournment 65 times हुए थे। और हर और कुछ ये तो बंदा, you know, he was around, then he sold his business, but the point is not that. The point is that whatever you can do to protect your IP, if you can do it with effectiveness, please do it, because it kills the spirit of innovation. And I think this country needs all the original innovation it can get. बिल्कुल। ये तो एकदम आपने इनोवेशन और क्रिमिनल जस्टिस दोनों की आपने दुखती रग पकड़ ली एक ही उसमें। तो अभी दो और दुखती रग पर हम आते हैं जो है एक मैन्युफैक्चरिंग के लिए, एक तो हमारे लेबर लॉज, श्रम कानून, और दूसरा इन जनरल, और ये जुड़ा हुआ ही है जो है लेबर से रिलेटेड जो प्रॉब्लम रहती है, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग में स्ट्राइक वगैरह, यूनियनाइजेशन, जो कि एक तरह से उसके फायदे भी हैं क्योंकि लोगों को एक कलेक्टिव बार्गेनिंग मिलती है, लेकिन उसका फ्लिप साइड भी है कि उसकी वजह से काम के तरीकों में भी फर्क पड़ता है। तो आपने इन चीजों को कैसे हैंडल किया? और मतलब लेबर लॉज जो हैं वो इस तरीके, जैसे कुछ स्टैंडर्ड्स होते हैं ना, जैसे आपने एक्सपोर्ट के टाइम पे स्टैंडर्ड्स किए तो प्रोडक्ट अच्छा होता है, लेकिन ऐसा कभी महसूस हो रहा था कि इंडिया के लेबर लॉज कंपनी को बेहतर बना रहे हैं कि पीछे खींच रहे हैं? ये मुझे आंसर पता है पर मैं फिर भी पूछ रहा हूँ। नहीं, इनफैक्ट हमारे टाइम में वी आर टॉकिंग अबाउट द 2000s एंड ऑल दैट, द नॉट व्हाट्स इट कॉल्ड, द 2002 2008 लेबर लॉज तो काफी मुश्किल थे। आई थिंक जो कर्मचारी अच्छा काम नहीं कर रहे थे, जो मजदूर लोग, यू नो, दे वर नॉट डूइंग द राइट थिंग, उन पे कार्रवाई करने का भी, इन्वेस्टिगेशन करना भी, इतने लंबे चौड़े लॉज थे। उनको इंसल्ट नहीं कर पाते थे, किसी स्पेसिफिक कम्युनिटीज को एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन था। तो हम एक कहानी बताएंगे आपको जिसमें, आई वोंट यूज द नेम ऑफ द कम्युनिटी, बट वो प्रोटेक्शन के इससे मुझे ना, आई ऑलमोस्ट कुड हैव गॉन इनटू जेल ऑन अ नॉन बेलेबल अरेस्ट वारंट, बिकॉज वो लॉ का वर्डिंग ऐसा है कि अगर वो बंदा समझता है कि उसके मन में परसेप्शन है कि मैंने उसे इंसल्ट किया है, मे बी आई वुडंट हैव सेड एनीथिंग, मे बी आई जस्ट डिडंट से गुड मॉर्निंग, ओके, बट अगर उसके मन में उसे लगता है कि मैंने उसके जात से उसको इंसल्ट किया है, तो वो जाके पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट, अगर वो एफआईआर करवाएगा, तो वो एक नॉन बेलेबल ऑफेंस है। And without, on a Friday evening, usually they will come and they will say that you have insulted this community under section so and so, and we are taking you to the local jail, right? So this could have happened to me, but I'll tell you what I did. And I think ये इसमें यही सीख है कि कभी कभी ना laws हैं, books हैं, Industrial Disputes Act है, that is good for us because at least वो कानून है उसमें, लेकिन कभी कभी I think business leaders को इंस्टिंक्ट और अपने गट से, जो गट फील से अभी मुझे क्या करना है, आई थिंक उससे जो हम कर पाते हैं, दैट इज व्हाट विल सेव द डे। सो आई विल टेल यू द स्टोरी विच विल आंसर योर क्वेश्चन अबाउट यूनियंस ऑल्सो। तो हमारे कंपनी में तो यूनियन नहीं था, क्योंकि अशोक के पिताजी ने जैसे एक पैटर्नलिस्टिक, वेरी ब्यूटिफुल, wonderful culture of family, we used to look after all their needs, they never had a complaint, ऐसा माहौल था, ऐसा कल्चर था कंपनी में।
तो एक दिन अच्छा, हम काफी ये मैनेजमेंट बाय वॉकिंग अराउंड जिसे कहते हैं, मैं शॉप फ्लोर में दिन में एटलीस्ट 2 बार जाके ऐसे टॉक टू देम, लुक हाउ आर दे फीलिंग। सो एक बार जब मैं ऐसे कर रही थी तो मुझे लगा कि कुछ ठीक नहीं है, समथिंग इज ऑफ, क्योंकि सब लोग खुसुर पुसुर कर रहे थे, ग्रुप्स में बैठ के काम नहीं कर रहे थे। और मैंने एक गार्डनर को, हमारे फैक्ट्री के पास एक स्लम था, वहां से हमने किसी को अपॉइंट करके गार्डनिंग में डाला था, टोटली अनस्किल्ड था। थोड़े सालों के बाद मैंने उसको स्किल ट्रेनिंग दे दे के उसको मैंने टूल रूम ऑपरेटर बना दिया। तो एक दिन ये बंदा गेट से बाहर जाके किसी पॉलिटिकल पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव से मिलके ये कह रहा है कि भाई हम इस कंपनी में काम करते हैं। तो वो पूछता है, वो पार्टी वाला पूछता है, तो यहाँ पे यूनियन है कि नहीं? तो वो बोलता है नहीं है। तो क्यों नहीं है? तो कहता है कि नहीं है। सो ही से अच्छा, नहीं करवाना पड़ेगा अभी। तो इसको बोलता है कि फिर अंदर जाओ वापस और सब लोगों से बात करो, लेकिन इकट्ठा नहीं बात करना, एक एक दो दो लोगों को बाहर लेके जाओ या चाय पीने के लिए लेके जाओ, धमकी दो, औरतों को रेप का ये करो, और मर्दों को बोलो कि हाथ पांव काट लोगे, और यूनियन बना देना अभी ये तुमको, अगर तुम नहीं बनाओगे तो हम तुमको वी विल ट्रबल यू। तो ये बंदा अंदर आके टूल रूम में, मैंने उसको टूल रूम इतना अच्छा बना के दिया था, और वो अकेला था वहां का राजा। तो वहां ये एक एक दो दो लोगों को लाके उनके मन में ये सब भर रहा था। तो एज आई वाज वॉकिंग अराउंड आई नोटिस समथिंग इज रॉन्ग, बट ये लेबर लॉज ऐसे हैं, उसमें लिखा गया है कि इफ द लेबर वांट्स टू फॉर्म अ यूनियन यू शैल नॉट स्टॉप इट, दैट्स ओके, दैट्स फेयर, है ना? अच्छा, so what do they consider as stopping the formation of a union? That is also a matter to be considered. So if I walk around and I use my power and authority to make them feel that तुम लोग ऐसा कुछ काम करोगे तो मैं आज ही तुमको I will take action against you, you can't even be seen to be intimidating जिसे कहते हैं। तो हमने ये सब नोटिस किया और हमने एचआर मैनेजर को बुलाया। उन दिनों में तो आईआर ऐसा वी डिडंट नीड बिकॉज वी हैड वेरी फ्यू पीपल। कॉल्ड माय एचआर गाय एंड सेड, सैम कुछ दाल में डेफिनेटली काला है यार, क्या हो रहा है? तो उसने मुझे ये सब बताया कि ये पार्टी वाले इसको बुला रहे हैं, ये लड़का वहां जा रहा है। एंड तो मैंने बोला कि आपने बोला क्यों नहीं कुछ? तो वो बोलते हैं हम कुछ नहीं कर सकते, और मैडम आप बिल्कुल हमें प्रॉमिस कर देना कि आप किसी से कुछ नहीं कहेंगे और ना आप आपका आवाज रेज करके कुछ किसी से बात करेंगे या क्वेश्चंस पूछेंगे। आई सेड ओके बाबा, आई कैन हियर यू बट आई डोंट हैव टू लिसन टू यू। तो मैंने क्या किया, व्हेन आई रियलाइज दैट दिस इज बिगिनिंग टू गेट वेरी अगली फॉर नो रीजन एट ऑल, मैंने नेक्स्ट डे हम एक बेंचमार्किंग विजिट करवाते थे, वेयर एवरी क्वार्टर ऑल आवर मैनेजमेंट टीम वुड गो visit some place. So I sent the entire team, including Ashok, HR, this guy, everybody. मैंने बोला विप्रो मैसूर, विप्रो पेरिफेरल्स जाके देख के आ जाओ। सब लोग बाहर निकल गए। तो मैंने क्या किया, I had to be sure that I was not doing the wrong thing, but I was working from my gut. I decided to move ये लड़के का जो टूल रूम का मशीनरी था ना, इक्विपमेंट, उसको मैंने बाहर निकाल के शॉप फ्लोर के बीच में डालने का मैंने ये किया डिसीजन। लेकिन उसका क्या हुआ, वो जो टूल रूम जब बना था ना वो खुला, इट वाज अ खुला जगह, एंड देन आई पुट इन दैट थिंग एंड देन द वॉल एंड द डोर वाज फिटेड, सो दिस प्रेस कुडंट कम आउट ऑफ द रूम। सो आई गॉट 2 आदमी को, मैंने लेबर को बुला के हथौड़े हैमर्स लेके वो वॉल ब्रेक करके वो बेंच प्रेस निकाल के शॉप फ्लोर के बीच में डाला। मैंने क्यों किया, बिकॉज आई रियलाइज जब तक ये बंदा अकेला अंदर बैठा है, he will do all useless stuff and nobody knows, there is no monitoring. तो मैंने उसे हाई बेंच पे सेंटर में पहले बिठा दिया, and I made him very comfortable because he could have accused me of insulting him. तो फिर next thing what I did, हमारे पुराने जो 70 एम्प्लॉइज थे, मैंने ऐसे I just sent word to them कि मैं आज बिल्कुल फ्री हूँ, टीम पूरी चली गई है, आपको मुझसे कुछ बात करनी है तो मैं एकदम सुनने को तैयार हूँ, आप लोग आ जाओ। तो 70 लोगों में से आई थिंक 25 लोग आ गए कॉन्फ्रेंस रूम में। मैंने दरवाजा खुला छोड़ा सो दैट नोबडी वुड से एनीथिंग, और आई स्टार्टेड अ कॉन्वर्सेशन, कैसे है वो, फैमिली में क्या हो रहा है एंड ऑल दैट।
तो ऐसे जब हम बात करने लगे तो इनमें से 2-3 लोग इंक्लूडिंग अ मेल रोने लग गए। तो मैंने बोला क्या हुआ? तो वो डर रहे थे। सो दे सेड नहीं हम कुछ बोल नहीं सकते। तो आई सेड नहीं बोलने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं बोल सकती हूँ आपसे कि हम लोग 15 सालों से, जब से पापा, माय फादर इन लॉ उनको पापा कहते थे, पापा ने जब ये फैक्ट्री खोली थी, तब आप सैलरी एडवांस लेते थे लड़की के शादी के लिए, घर के एडवांस के लिए। तब हमने कभी आपसे पूछा नहीं कि ये एक डिस्प्यूट्स एक्ट का बुक है, किसी बुक को हम रेफर करके डिसीजन देंगे। हमने तो दिल खोल के आपको पैसा दे दिया और आपने प्रगति की, अपने फैमिली की, और आपके स्किल्स की बढ़ गए हैं। लेकिन आप अगर कुछ भी सोच रहे हो जो आपके it's not within your control, and but you are being forced to do something, if you do it you're free to do it, I can't stop you, but that's when ये इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स, वो मेरे पास वो एक्ट था। मैंने बोला कि अगर ये बुक हमने खोलना पड़ा बिकॉज ऑफ यू, फिर वो कभी चैप्टर बंद नहीं होएगा। हम लॉकआउट करेंगे, आप स्ट्राइक करोगे, फिर हम ये करेंगे, आप वो करोगे, और ये जो हमारी 15 साल की रिलेशनशिप थी वो भाड़ में जाएगी। ऑल ऑफ देम स्टार्टेड क्राइंग एंड दे सेड मैडम बट द प्रॉब्लम इज हमको डिमांड्स ही नहीं है। ये लोग बोल रहे हैं कि चार्टर ऑफ डिमांड्स बनाओ, 30% सैलरी इंक्रीज करवाओ, एंड दे टोल्ड दिस बगर दैट we don't want any more increase, the company is already so generous with us. So they said what should we do now? So I told them even that I'm forbidden by law to tell you what to do. आपके दिल में जो है ना, आपके दिल में जो है वो आप कीजिए। एंड मैं बाहर निकल गई। यू वोंट बिलीव इट, 15 मिनट में इन 70 लोगों ने एक मुझे मेमोरेंडम हाथ से लिख के दिया, पूरा लिखा था कि ये बंदा हमें फोर्स कर रहा है और हम अभी ये आपको ये कर रहे हैं, वी आर मेकिंग एन अनाउंसमेंट कि हम विड्रॉ कर रहे, कोई चार्टर ऑफ डिमांड्स नहीं है, हम बहुत खुश हैं, हमको इससे कोई मतलब ही नहीं है। सो दैट इज हाउ बिफोर माय मैनेजमेंट टीम केम बैक आई डिसॉल्व द होल प्रॉब्लम। बट अच्छा, तो रहा प्रॉब्लम इस लड़के का, बिकॉज ही आई कुड हैव गॉन इनटू जेल, यू नो, द एचआर गाय केम एंड सेड मैडम आपने सब छोड़ के इस आदमी को क्यों, बिकॉज ही इज दैट प्रोटेक्टेड कम्युनिटी। तो मैंने कहा आई डोंट केयर, यू नो, जेल में जाना तो जाएंगे, व्हाट इज देयर। सो अच्छा, तो नेक्स्ट डे सवेरे मैंने ये सैम ने मुझे इतना डरा दिया था कि मैं मदर मिशनरीज ऑफ चैरिटी जिसे हम सपोर्ट करते हैं, मैंने वहां पे फोन सवेरे सवेरे फोन करके बोला मदर प्लीज प्रे फॉर मी, क्योंकि आज जब मैं फैक्ट्री में पाँव रखूंगी, आई डोंट नो इफ आई विल कम होम और आई विल गो टू द लोकल पुलिस स्टेशन। सो राघव मेरा बेटा 8 साल का था, वो ये सब यू नो कमोशन सुन के उठ गया, और क्या माँ सबको प्रे करने के लिए क्यों बोल रही हैं आप। तो मैंने उसको कहानी बोल दी, तो वो बोलता है अच्छा वो लड़का जो है ना, आप उसके बारे में वरी कर रहे हो ना, वो पहले क्या करता था। तो मैंने बोला वो गार्डनर था, मैंने उसको ऑपरेटर बनाया। तो वह कहता है उसको आप वापस गार्डन में डाल दीजिए। तो मैंने बोला माय गॉड दिस इज सच अ क्लेवर रिस्पॉन्स। तो मैंने लॉयर से पूछा कि हम इसको कैसे मैनेज करें। तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है, उसी लेवल पे अगर ये टूल रूम सुपरवाइजर है, गार्डनिंग सुपरवाइजर, उसी ग्रेड पे आप उसको गार्डन में डाल दीजिए। एंड दैट इज एग्जैक्टली व्हाट आई डिड, माय सन सॉल्व्ड माय प्रॉब्लम। एंड फिर आफ्टर दैट वी नेवर हैड अ प्रॉब्लम विद यूनियंस। बट I think companies need unions to maintain healthy relationships if they are not doing a good job of it. तब तो मजदूरों को अपनी आवाज उठाने के लिए कोई तो मैकेनिज्म चाहिए होती है, which is why I think this whole concept was formed. But मैंने देखा है काफी बड़े MNCs में अगर हेल्दी रिलेशनशिप आप रखो, जैसे मैंने आगे कहा था ना कि if you have everybody as a part of the family, you keep them in your mind every time you're making a decision and have open channels of communication, I don't think you should have a problem. But of course, some unions can get toxic. So this is what I think about unions and labor law. But labor law काफी अभी हमारे देश में आज भी जो भी रिफॉर्म्स हुए हैं, काफी हुए हैं। हमारे टाइम में तो लेडीज, औरतें नाइट शिफ्ट नहीं कर सकती थी when we were running 3 shifts. then क्या हुआ, वो ITS NASSCOM के वो जो I forget the name of the gentleman who was the head of NASSCOM.
No, much before they were. HCL के ये थे वो. So he actually negotiated that law, and then women could work in call centers and ITES companies and all that. So ऐसे काफी रिफॉर्म्स हुए जिससे कंपनीज पे भी और लेबर पे भी ऑब्वियसली बेनिफिशियल असर हुआ है. लेकिन आज भी अगर आप देखो सिंगापुर या काफी वैसे प्रोग्रेसिव जो कंट्रीज हैं उसमें जो लेबर लॉ रिफॉर्म्स हैं, आई मीन लेबर लॉज आर सो फ्लेक्सिबल, हम वहां नहीं पहुंचे अब तक. काफी कुछ करना पड़ेगा. मैंने भी थोड़ा मतलब मेरे डैड यूज्ड टू वर्क इन अ बिग फैक्ट्री, तो हम वहां पे ये एम्प्लॉय मैनेजमेंट अलग अलग टीम्स बन जाती है, और एम्प्लॉय हमेशा सोच रहे हैं कि मैनेजमेंट कुछ करप्शन कर रहे हैं, और मैनेजमेंट हमेशा सोच रहा है कि ये एम्प्लॉय काम नहीं कर रहे हैं. तो एक बहुत ही मतलब अच्छा बैलेंस नहीं लगता, मुझे नहीं लगता वो लोग एक टीम जैसा सोच रहे थे. तो पर शायद ये साइज का भी फंक्शन है, अगर कंपनी बड़ी होती है तो ऐसा होना शायद मुश्किल है अगर ऐसा रोकना. ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं. मुझे एक सवाल था करप्शन के ऊपर, क्योंकि आपके बुक में एक किस्सा भी है करप्शन वाला, और आपने बताया था कि किस तरह गवर्नमेंट बहुत अड़ंगे डालता है आपके कुछ काम में. तो ये किस्सा क्या था और आपने कैसे इसे मैनेज किया विदाउट करप्शन का सहारा लेते हुए, उसके बारे में बताइए. तो एक चीज हमारे सौरभ का क्वेश्चन आगे पहले था ना कि वो वीसी फंड के साथ अलाइनमेंट एक्सेट्रा, तो इस मामले में भी अलाइनमेंट होनी चाहिए इन्वेस्टर्स के साथ, बोर्ड के साथ, एम्प्लॉइज के साथ. अगर half the company thinks you should be corrupt to grow and the other half thinks you should be clean, you're not going to go anywhere. तो मिस्टर थॉमस, अशोक और मैं, हम तीनों को एकदम एक एग्रीमेंट था कि या तो बिजनेस क्लीन करेंगे ना तो नहीं करेंगे. ऑर्डर्स को हम नो बोल सकते हैं, और जो भी सेल्स मैन, सेल्स इंजीनियर करप्शन की वजह से ऑर्डर खो रहा है उसको हम कभी पनिश नहीं करेंगे, लेकिन वो उसे एक्सक्यूज बना के पुअर परफॉर्मेंस को भी एक्सप्लेन नहीं कर पाएगा. तो कैसे हमने इसको मैनेज किया, हम उसके डिटेल में जाते थे. अगर कोई ऑर्डर लॉस था और कोई बोलेगा कि इसमें करप्शन का ये था इसलिए मैंने ऑर्डर नहीं लिया, तो आई वुड गेट पर्सनली इन्वॉल्व. वो कंपनी में जाके परचेज मैनेजर से मिलके, और हमें तो नेचुरली बोर्ड लेवल पे या कोई हाई लेवल बंदे के साथ कोई कनेक्शन और नेटवर्क होता ही है. So I would just pick up the phone and say, भाई आपके कंपनी से ये ऑर्डर नहीं आ रहा, there is a suspicion of this. ओपनली हम खुलेआम ऐसे बोल देते थे. एंड ऑल्सो हमने हमारे एम्प्लॉइज को दो चीजें सिखाई. एक कि आप लोग ऐसा नहीं समझो कि किसी भी पब्लिक सेक्टर या गवर्नमेंट कंपनी या बड़े कंपनी के परचेज डिपार्टमेंट में करप्शन होता ही है, ऐसा एजम्पशन ही नहीं रखना मन में. इट इज एज इंसल्टिंग if I think that you are corrupt because you are working in my company, right? So it's very insulting. ऐसा आप ये नहीं सोचो. और दूसरा, and I will tell you how they came to believe me also. And the other thing is, I used to tell them that अगर आपको कोई ऐसे रोड ब्लॉक मिले, जो एक बंदा बैठा है और बोल रहा है कि जब तक आप मुझे किकबैक नहीं दोगे हम ये ऑर्डर ये नहीं देंगे आपको, always look for someone higher up, because हर एक कंपनी में somewhere at the top they know that if there is corruption somewhere, it is costing the company money, right? Because the kickback gets built into the price. So I said, you can't tell me that everybody in some company doesn't care about how the company is doing. It just doesn't make sense. So these were the two things that we used to tell. And the third thing which हमारे employees एक दूसरे से बोलते थे कि कंजर्व में क्योंकि करप्शन का ये मुद्दा ही नहीं है, हम एक दूसरे को भी ट्रस्ट कर सकते हैं. सो आई आस्क्ड माय वीपी फाइनेंस, आप ऐसा क्यों बोलते हो? ही सेड, सी अगर हमारे कंपनी में वो विंक विंक कल्चर है कि ठीक है एक्साइज डिपार्टमेंट से मिलने जा रहा है या सेल्स टैक्स से, उसको जरा गिव हिम अ लिटिल बिट ऑफ लीवे. तो अगर वो जयवंत देसाई हमारे फाइनेंस मैनेजर के पास आके बैठेगा और बोलेगा कि मुझे 5,000 कैश दे दीजिए, क्यों? वो जॉनी वॉकर ब्लैक लेबल का एक बॉटल लेना था. अच्छा हाँ वो ठीक है, वो मैडम ने ठीक है बोला है ना, अच्छा ले लो. तो वो जयवंत फिर सोचेगा, अच्छा मैंने उसको 5,000 दिया और मैं तो अकाउंटेंट हूँ, मुझे पता है कि इस शॉप में एक्चुअली वो 4,000 में मिलता, तो 1,000 उसके पॉकेट में गया होगा. तो अगर
all the time you're thinking like this कि इसके pocket में कितना गया, तो how can you have a culture of respect for your colleagues? तो जहां तो उसका रिवर्स हुआ ना हमारे कंपनी में, there was mutual trust and respect. तो एक कहानी बताती हूँ. एक सेल्स टैक्स कमिश्नर, एक लेडी थी असिस्टेंट कमिश्नर, और वो हमारे कलीग जो थे कमर्शियल ऑफिसर, उनको बिल्कुल पहले अंदर ही नहीं आने देते थे. हमारे असेसमेंट के लिए वो बेचारा फाइल्स लेके जाता था रोज, तो पहले अंदर ही नहीं आने दिया. फिर इन्होंने कुछ मैसेज भेजा थ्रू समबडी से, ठीक है, शी लेट हिम इन. तो फिर तीसरी बार जब वो सर उठा के उसको देखती है, तो वो एक कैलकुलेटर पे उसने एक नंबर एंटर करके, शी इज होल्डिंग इट अप लाइक दैट. तो ये बंदा तो ऑलमोस्ट बेहोश हो गया वहां पे. तो कुछ बोल नहीं पाया था बिकॉज ही न्यू दैट शी इज आस्किंग फॉर अ ब्राइब एंड शी डिडंट वांट टू से इट बिकॉज शी थॉट ही वाज रिकॉर्डिंग हर. तो वो भाग के मेरे पास आ गया और बोला कि अभी ये औरत ऐसे कर रही है. तो दैट वाज इट. मुझे इतना गुस्सा आया. मैंने बोला कि कमिश्नर कौन है? तो उसने एक नाम दिया मेरे कलीग ने. मैंने बोला अपॉइंटमेंट करवा दो. तो वो वापस आके बोला कि 7 मिनट, वी हैव गॉट एन अपॉइंटमेंट फॉर 7 मिनट्स बिकॉज ही इज वेरी बिजी. ऐसे ठीक है, 5 मिनट में करवा देंगे. तो हम चले गए उनके ऑफिस में. तो बाहर खड़े रहे. फिर उन्होंने मुझे बुलाया और बैठने के लिए भी उन्होंने इजाजत नहीं दी. तो खड़े होके उन्होंने पूछा, आप रिटन कंप्लेंट देने को तैयार है? मैंने कहा क्यों नहीं. तो वो एकदम हैरान हो गए. आर यू श्योर? मैंने कहा हाँ, पेपर दीजिए ना, कितने पेपर है आपके पास, मैं भर दूंगी. तो बाहर जाके वो वुडन बेंच पे बैठ के मेरे कलीग के साथ मैंने पूरे इंस्टेंसेस मैंने लिख दिया, साइन किया, इनको दे दिया. तब उन्होंने मुझे बोला बैठिए. जब मैं बैठ गई तो उन्होंने फोन उठाया दिल्ली को, अपने ऑफिस बॉस को, और बोला कि सर, वी हैव डन इट, वी हैव गॉट अ रिटन कंप्लेंट अगेंस्ट दिस लेडी. तो मुझे लग रहा था अरे इतना सारा ये क्यों, व्हाई ऑल दिस. सो देन ही पुट द फोन डाउन एंड ही टोल्ड मी, अच्छा आपको पता नहीं इस औरत को एक प्रोटेक्शन है बहुत सीनियर लेवल से, एंड अच्छा हुआ आपको ये सब, बिल्कुल आप मासूम है, ये सब चीजें आपको मालूम ही नहीं है, नहीं तो आप मे बी नहीं आती यहाँ पे. तो तो उसने वो ऑफिसर ने फिर उनको कॉल बैक किया और बोला कि कंजर्व का फाइल एकदम से ट्रांसफर हो गया दूसरे सर्कल को, और 3 महीने में इस लेडी का भी ट्रांसफर हो गया अलग सर्कल में. अच्छा, तो फनी बात यह है कि इसके बाद हमको तो प्रॉब्लम नहीं हुआ असेसमेंट का, लेकिन जब हम फैक्ट्री शिफ्ट करके इलेक्ट्रॉनिक सिटी में आ गए तो हमारी फाइल ये नए सर्कल में गई, और वहां पे कौन था बॉस? ये लेडी वहां पे आके बैठी. लेकिन जब हमारे कमर्शियल ऑफिसर वहां पे गए, इन्होंने उनके आंख, she didn't even lift her eyes to meet his eyes. And when my colleague walked into the office, the new office, वहां पे जो लोग थे सब उठ के उनका हाथ मिला के, congratulations, आप कंजर्व वाले बंदे हो. तो इतना, he was so happy, he came and said, हमारा ब्रांड बन गया है मैम. So that was a story about how we dealt with corruption. We have many stories in the book. नहीं, ये तो, और ये दिखाता है कि करना चाहे तो कर ही सकते हैं. हिंदुस्तान में बहुत लोगों को लगता है नहीं कर सकते, लेकिन एक आप में आसान रास्ता नहीं खोजना चाहिए ना, आपको होना चाहिए कि हम कोशिश तो पहले करेंगे. अरे आप ऐसा कह रहे हो, हम एक इंसल्ट टू इंजरी जिसे कहते हैं ना, हम आपको एक छोटी सी कहानी बोलते हैं. हमारी कंपनी हार्वर्ड बिजनेस स्कूल में केस स्टडी बनी है, और एडवांस मैनेजमेंट प्रोग्राम में इसको सिखाया जाता था फॉर सम इयर्स. देन दे रिप्लेस्ड इट विद सम जेट ब्लू और समथिंग. दे कीप चेंजिंग केसेस, राइट? सो जब ये केस चालू था वहां पे, 2 साल मैं गई थी, एंड देयर वाज अ ट्रेमेंडस रिस्पांस फ्रॉम एवरीबडी बट द इंडियन मेन सिटिंग इन द ऑडियंस, राइट? तो मैं उनके बारे में कुछ नहीं बताऊंगी, बट एक बार इंडिया के सीईओ एक एमपी क्लास में बैठे थे, और मुझे वहां से प्रोफेसर का रात को फोन आया कि भाई ये रिसर्च में हमने ही रिसर्च करवाया था, इसमें कुछ गड़बड़ तो नहीं है? मैंने कहा क्यों, आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? नहीं, आपके ये जो कंट्रीमैन है बिल्कुल एडमेंट है, वो कहते हैं ये हो ही नहीं सकता. It is impossible that she is telling the truth. So I went and had dinner with him and his wife, and I said, come on, don't tell me you're going to pull the case because some of my countrymen don't do the right thing. So, but I just wanted to tell you that जैसे आपने कहा ना कि I think people believe it's easier. जैसे मेरा एक friend थे, एक CEO of a multinational company, you know what he said? Hema, if a labor inspector comes to my office and he's asking for 15,000 rupees,
what is my cost benefit? Do I waste 2 hours of my manager's time, or do I pay the man 15K and save some money and send him off? तो हमारे कंपनी ऐसे क्वेश्चंस कोई पूछता ही नहीं था. There was no question of cost benefit. करना ही नहीं है तो नहीं करना. नहीं करना. उससे एक रेपुटेशन भी बन जाती है, फिर मांगने वाले भी नहीं मांगते. एग्जैक्टली डरते हैं. एक बार बन जाए रेपुटेशन तो बहुत अच्छा है. तो ये बहुत बहुत बढ़िया आज की चर्चा रही है. आखिरी सवाल पर आते हैं हेमा. हाँ. कि आपने तब मैन्युफैक्चरिंग कंपनी चलाई और वो भी एकदम स्टार्टअप की तरह. आपकी ऐसी नहीं कि पुश्तैनी फैमिली बिजनेस था, लेकिन ऐसा नहीं कि पुश्तैनी फैमिली बिजनेस था, है ना. एक नई कंपनी, प्रोडक्ट कंपनी आपने बनाई. तो लेकिन बहुत ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग टाइप की स्टार्टअप्स नहीं है इंडिया में अभी भी. हाँ. तो आपको क्या लगता है कि ये क्या खामी है इंडिया में? हम और क्या कर सकते हैं ये और बढ़ाने के लिए? बाय द वे, और ये सिर्फ इंडिया में नहीं है, आई मीन बाकी जगहों पे भी मैन्युफैक्चरिंग हर जगह मुश्किल होता है करना. सर्विसेज और सॉफ्टवेयर वगैरह में जैसे बोलते हैं, बिट्स इजियर टू मूव देन एटम्स. तो वो हमेशा आसान रहता ही है, लेकिन फिर भी उनको ध्यान में रखते हुए भी क्या हम कर सकते हैं? ऐसा एक तो ये मुश्किल हिंदुस्तान में ही क्यों है ज्यादा, और क्या हम कर सकते हैं, क्या सरकार कर सकती है इस चीज को और उत्साहित करने के लिए और प्रोत्साहन देने के लिए? अच्छा, तो अगर आप ये मुझे 2 साल पहले पूछते ना, तो मैं एकदम निराशा से आपको आई वुड हैव टोल्ड यू वी हैव मिस्ड द मैन्युफैक्चरिंग ट्रेन, बस ऐसा कुछ बोल देती थी. लेकिन अभी जो पिछले आई थिंक 15, 18, 24 मंथ्स में जो PLI स्कीम जो अभी गवर्नमेंट ने शुरू किया है, स्टार्टअप इंडिया स्कीम में, जो एक्चुअली दे आर सीइंग अ लॉट ऑफ ट्रैक्शन, उससे मुझे अभी थोड़ा सा आई फील अ लिटिल होप दैट somewhere at the policy and execution level, it's not just policy, then you have to execute. The speed at which and the thought with which the policy has been made. I'll tell you one example first about how that policy making has also changed, and it's probably also Takshashila jaise institutions जो आए हैं उससे भी काफी I think प्रभाव हुआ है. तो मैं एक कंपनी, एक CNC मशीन कंपनी के बोर्ड पे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हूँ. तो एक बोर्ड मीटिंग पे वो चेयरमैन हमसे बोल रहे थे कि पता है, आज जब हम यहाँ पे आ रहे थे मीटिंग के लिए, मुझे एक फोन कॉल आया, और वो नीति आयोग से इट इज अ पर्सन हुज जॉब इट इज टू गेट फीडबैक फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग लार्ज इंडस्ट्रीज इन द कंट्री, ये पूछने के लिए कि हम ये पॉलिसीज करने जा रहे हैं PLI में, स्टार्टअप इंडिया में, एंड वी वांट योर एडवाइस ऑन इट. एंड ही सेज, ही टोल्ड हिम, आप मुझे क्वेश्चंस ईमेल करो. जब वो आ गए, इन्होंने रिस्पॉन्स भेज दिए. फिर उन्होंने फीडबैक दिया कि आपने ये जो कहा था, हमने उसका नोट किया है, एंड वी आर गोइंग टू टेक इट इनटू कंसिडरेशन. तो ऐसे पहले कंसल्टेशन का प्रोसेस होता ही नहीं था, कोई सोचता नहीं था. आई थिंक नाउ देयर इज एन अर्जेंट रिकॉग्निशन ऑफ द फैक्ट that if at this time, especially pandemic and everything that has happened, if we don't do now the things that we are doing when the market has given us the opportunity, there are problems with China, there are problems with Russia, more with China, and that is where the opportunity is for India. I think PLI scheme के और startup scheme के अंडर ही काफी सारा advancement हो रहा है, but and there is a big but, 3-4 things. एक तो power का problem है. Unfortunately, that dichotomy ki generation costs money, distribution costs money, transmission costs money. Then when it comes to distribution, you are giving it to people, and then somebody tells you don't charge the customer, right? Right. So that problem, that dissonance, even today, lakhs of crores of rupees, and today we are talking about Bombay having 2 days of power supply left, right? So this kind of power ka problem jo hai, and the cost, then interest rates being extremely high still, and labor law reform jo hum bol rahe the, I think, and land, zameen, I think under the PLI scheme you don't have to worry about that. But agar koi छोटी सी startup को जगह चाहिए एक छोटी सी फैक्ट्री बनाने के लिए, आई थिंक आज भी काफी सारे प्रोसीजर्स, ये क्या बोलते हैं उसको, सिंगल विंडो क्लियरेंस है ही नहीं. There are somebody was telling me there are some 83 clearances to be obtained for one type of industry. So this kind of complexity आज भी है हमारे देश में. And when you look at other neighboring countries who have done well, I think
हमको काफी सारी चीजें अभी करनी हैं, बट वी हैव मेड अ स्टार्ट, इट इज बेटर देन नथिंग। ठीक है, नहीं बहुत बहुत आपने संक्षेप में पर एकदम जिसको कहते हैं कॉम्प्रिहेंसिवली बताया कि क्या करना चाहिए। ये इससे पता चलता है ना, जिन लोगों ने खुद से किया हुआ होता है वो एक लाइन में बता देते हैं कि क्या ये चीज करनी है। तो ये बहुत बहुत बढ़िया आज की पुलियाबाजी रही हेमा, बहुत कुछ सीखने को मिला मुझे तो, और उम्मीद है हमारे श्रोताओं को भी मिला होगा। तो श्रोताओं से भी रिक्वेस्ट है, बताइएगा आपको कैसा लगा ये एपिसोड, और अपने सवाल कमेंट्स जरूर हमको भेजिए, ट्विटर पे, यूट्यूब पे, ईमेल पे, जहां पर आपको अच्छा लगे। धन्यवाद हेमा। हाँ, और ये किताब का लिंक तो शो नोट्स में होगा ही, तो आप ये किताब पढ़िए और बताइए हमें आपको भी कैसे लगी ये किताब। तो बहुत बहुत शुक्रिया हेमा, थैंक यू। नमस्ते।